माई चैनल एजुकेशनल बूस्ट। मैं हूं पुतुल कुमारी और आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन का बुक 81 को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है थल एवं जल संसाधन, इकाई 4, जो भी लोग बीए इग्नू में है, ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर है जो इग्नू में, जिसकी जनवरी में एग्जाम होने वाली, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकाई की रूपरेखा, जैसा कि हमने हर वीडियो में पढ़ा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, संभावित अध्ययन परिणाम जो भी है, फिर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय जल संसाधन, जिसके अंदर में हमें इतने सारे टॉपिक को पढ़ना है: जल चक्र, जल के प्रकार, सतह और भूजल का अत्यधिक दोहन, जल स्रोतों का निम्नीकरण, बाढ़ और सूखा, जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंध। एंड हमें पढ़ना है अनवीकरणीय थल संसाधन, ठीक है, अनवीकरणीय थल संसाधन, जिसमें मृदा का निर्माण, कृषि एवं अति चराई के कारण हुए परिवर्तन, भूमि निम्नीकरण एंड भूमि उपयोग योजना और प्रबंधन। फिर लास्ट में आते हैं सारांश, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ी है तो मैं उसे एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आज हम नवीकरणीय जल संसाधन तक कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अनवीकरणीय थल संसाधन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रस्तावना। तो पिछली इकाइयों में आपने पढ़ा है कि पर्यावरण किन से बनता है, ठीक है। हम जानते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं, जो भी हमारे आसपास जो गॉड के थ्रू बनाया गया, यानी भगवान के थ्रू बनाया गया, उसे हम प्राकृतिक या फिर हम बोल सकते हैं पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के पारितंत्र यानी इकोसिस्टम मनुष्य समेत असंख्य जीव प्रकार को सहारा देते हैं। आप पर्यावरण के महत्व को भी समझ चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि किस प्रकार ऊर्जा सूर्य से उत्पादक वृक्ष, शैवाल इत्यादि, और उसके बाद शाक भक्षी और फिर विभिन्न उपभोक्ता जैसे मांस भक्षियों तक एक दूसरे के रूप में परिवर्तित होकर जाती है। इस इकाई में हम उन संसाधन अथवा संपदाओं के विषय में चर्चा करेंगे जो प्रकृति ने हमें दी है, क्योंकि ये सभी पर जीवन प्रकारों की उत्तरजीवित और विकास के लिए अनिवार्य है। ये हमारा प्रमुख सरोकार है कि हम इस प्राकृतिक संपदा का समझदारी से और उचित तरीके से उपयोग करें। यद्यपि संसाधन का उपयोग अविवेक तरीके से हो रहा है या ऐसा कुछ जो तो मानव जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण और कुछ हमारे द्वारा समझने में कमी के कारण ये संसाधन सीमित है और एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो प्रस्तावना में बेसिकली बताया क्या गया, इसको हम समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पर्यावरण किसे कहते हैं, पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र हम जानते हैं 4 तरह के होते हैं: जल, वायु एंड पानी, ठीक है, और भूमि। ये 4 पारितंत्र है, तभी हम यहाँ रह रहे हैं, मनुष्य वास कर रहे हैं, जिसे हम पारितंत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। जैसे हमारे पास प्रकृति के द्वारा संसाधन तो दिए हैं, लेकिन हम उसका यूज़ देखते जा रहे हैं कि कैसे भी करके उसका प्रयोग कर रहे हैं, जिसका ह्रास कर रहे हैं। तो प्राकृतिक को हम लोग कैसे भी करके नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो हमें नहीं करना है। तो इसी चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है और उसे हम कैसे विवेकपूर्ण यानी सोच समझ कर यूज़ करें, ताकि हम लंबे समय तक यूज़ कर सके इसका, ठीक है। तो अब हम आते हैं संभावित अध्ययन परिणाम। इस इकाई में पढ़ने के बाद हम क्या क्या जानेंगे। तो इस अध्ययन में अगर हम पढ़ने के बाद जानते हैं, तो सबसे पहले हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन को परिभाषित कर पाएंगे। हमारा पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का प्रकार का वर्णन कर सकेंगे कि कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, और यह समझ सकेंगे कि कृषि और उद्योग में विभिन्न मानव गतिविधियों में भूमि और जल संसाधन का निम्नीकरण क्या है, और मृदा अपरदन और मरुस्थलीय की परिघटनाओं को समझ सकेंगे, और ये कि किस प्रकार बुद्धिमत्ता पूर्वक और सतर्क योजना से हम प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि और जल को बहुत लंबे समय तक उपयोग कर पाएंगे, और ये भी समझ सकेंगे कि किस प्रकार पर्यावरण निम्नीकरण को बाढ़ और सूखे की स्थितियां उत्पन्न होती है, और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जल विवाद झगड़ों के विषय में जान सकेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो हमारे संसाधन, ठीक है, पहला है कि हमारे संसाधन मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं: नवीकरणीय रिन्यूएबल और अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल। आइए जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है। एक संसाधन को किसी भी उपयोग, जानकारी, पदार्थ अथवा सेवा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यापक रूप से हम प्राकृतिक संसाधन को यानी पर्यावरण और भूमि द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को मानव वर्जित संसाधन यानी शहर, इमारत, संस्था तथा अन्य क्रियाकृतिक मानव जिससे बुद्धिता और अनुभव का सम्मिलित किया जाता है, उसके बीच में अंतर कर सके।
प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम संसाधन का मूल रूप 2 प्रकार होता है, नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसे तो संसाधन में जैसे कि घर हो गया आपका, संसाधन होता क्या है? जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे कि हम हमारे लिए चेयर में हम बैठते हैं, कॉपी में हम लिखते हैं, घर में रहते हैं, तो ये सब संसाधन है जो हमारे लिए उपलब्ध है, जिसे हमारी रोज़ाना हमारे डेली यूज़ के लिए ज़रूरत है। अब प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कि जो प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं और दूसरा जो होता है जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है? तो प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी के कुछ संसाधन प्राकृतिक गुण द्वारा समय-समय पर विस्थापित होते हैं, जैसे कि वनस्पति। दूसरे शब्दों में इन संसाधनों का पूर्ण जनन होता रहता है और इसलिए वे नवीकरणीय संसाधन होते हैं। अगर हम बात करें नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो नवीकरणीय संसाधन जो कि जैसे पेड़-पौधे, जीव-जंतु ये सब नवीकरणीय संसाधन में ही आते हैं, ठीक है? वन, चारागाह, वन जीव, जलीय जीवन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। जैसे कि जल, जल भी क्या है कि नवीकरणीय संसाधन है, वन भी, जीव भी जो फिर आ जाते हैं दोबारा और जल भी एक नवीकरणीय संसाधन क्योंकि इसका पूर्ण चक्रण होता रहता है और कुछ अन्य संसाधन जैसे खनिज तथा जीवाश्म ईंधन जिनका एक बार उपयोग होने पर वे सदा के लिए लुप्त हो जाते हैं, इनको पुनर्जीवित नहीं किया जाता है। खनिज निक्षेप या धीमी गति से बनते हैं या वर्षा के लिए एक निश्चित खनिज का उपयोग हो जाने पर पुनर्जनित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, कोयला जिसका पुनर्जीवित नहीं किया जाता उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। सबसे पहले हम आपको अनवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन का समझाते हैं। अगर हम नवीकरणीय संसाधन का बात करें, ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन में आपका आ जाता है पानी, जल, हवा, वायु, ठीक है? वायु फिर पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या है जब तक सूर्य पृथ्वी पे रहेगा तब तक सौर ऊर्जा बनती ही रहेगी। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा होती है, ठीक है? नवीकरणीय संसाधन है कि मतलब कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमें जो मिलते रहता है जैसे वन, हम जब तक रहेंगे तब तक वन भी रहेगा, जब तक जानवर हो तब तक वन रहना है। तो इस तरह के संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं और अनवीकरणीय संसाधन जो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाए, जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सब कुछ समय के बाद लुप्त हो जाते हैं, इसे बनने में हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं, इसलिए वह नवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो हम ये आई होप कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा क्योंकि नवीकरणीय संसाधन को बनने में बहुत टाइम लगता है अनवीकरणीय को, और नवीकरणीय संसाधन जो वो हमेशा हमारे साथ होता है जैसे सूर्य ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा और हवा, ठीक है? जल, जल पे भी हम लोग जल का भी ऊर्जा का यूज़ करते हैं। अब है नवीकरणीय जल संसाधन। हम बात करते हैं कि नवीकरणीय जल संसाधन कैसे हैं। तो जल जो है वो रिसाइकल होता है, ठीक है? जल जो होता है जैसे समुद्र होते हैं, ये सब में क्या होता है पानी जो होता है वाष्पीकरण के थ्रू बादल का निर्माण करता है और वही बादल जब ठंडे होते हैं तो बारिश के रूप में वापस धरती पे आते हैं। तो ये एक तरह का जल जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। तो जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटक में से एक है। हमारे जल संसाधन सीमित है जबकि प्रकट रूप से जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जब जल की योगिता उपयोगिता मात्र की विश्व में बड़े हिस्से में बहुत कमी है। मानव के उत्तरजीव सदियों के समाज, भूमि और जल संसाधन के संबंध पर निर्भर है। यह संबंध विकसित हो रहा है जब तक नदी के तटों, घाटियां, मानव बस्ती की बसावट को प्रवाहित किया जाए। अनेक प्राचीन सभ्यता नदी के तटों पर फैली हुई फूली हुई नदी का बाढ़ नष्ट हो गई। कुछ संवत दोषपूर्ण जल भर नदी घाटी प्रबंध कारण समाप्त हो गई। यद्यपि अंत मनुष्य को जल और भूमि का चक्रीय संबंध समझ में आ गया तो इस समय अत्यधिक विकसित अभियंत्रिक तकनीकों का उपयोग को टंकियों को बनाने की शुरुआत की। अगर हम बात करते हैं कि जल संसाधन का जब हमारा यूज़, हम जानते हैं कि पहले के समय में जो भी गांव या फिर जो भी बस्ती या जो भी शहर बसता था वो समुद्र के किनारे, नदी के किनारे बसता था, ठीक है? तभी तो वहाँ से वो विकसित हुआ। जैसे जैसे ये विकसित होने लगा वैसे वैसे जल भर यानी कि जल घर बनाए जाने लगे, तालाब बनाए जाने लगे, डैम बनाए जाने लगे। तो इस तरह से हम पानी को अब हम बात करते हैं मीठा पानी, ठीक है? तो मीठा पानी का जीवन के निर्वाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ में से एक है। इसे पंचतत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष और जल में से एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। अगर हम बात करें मीठा पानी जो हम पीते हैं, ठीक है? समुद्र का पानी खारा होता है, बेसिकली हम उसे नहीं पी सकते हैं क्योंकि उससे नमक बनाया जाता है। लेकिन मीठा पानी जो है वो बहुत कम है पृथ्वी पे और हमें पानी को बचा के चलना चाहिए। जो हम पीते हैं पीने योग्य है। और ये जो होते हैं ये पंच तत्व होते हैं, जो पंच तत्व में एक तत्व जल जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसकी पूजा की जाती है, श्रद्धा की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का महज 1% हम सबके लिए आसानी से उपलब्ध है। इस मात्रा में
लगभग 73% कृषि और 20% उद्योग, शेष घरेलू तथा मनोरंजन आवश्यक जैसे पानी तथा अन्य उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें तो लगभग 73% जो है वो पानी वो कृषि के लिए यूज़ किया जाता है और 20% में उद्योग और घरेलू काम के लिए यूज़ किया जाता है। जल संसाधन जो वो वैश्विक वितरण दर्शाता है कि जल की कुल मात्रा 3% से भी कम मीठा जल है, ठीक है, 3% से भी कम जल है जो हमारे लिए पीने योग्य है। अगर हम बात करें मीठे जल का प्रकार, जिसमें आता है हिमीकृत। हिमीकृत जो होता है मीठा जल वो 80 है, 80.00 है, जो कि हमारे पास है, ठीक है। तरल में जो उसमें झील, मृदा, नदी, वायुमंडल, जैविक उपाचय, भूजल, जिसमें हमारे पास इतने सारे। तो जिस तरह के आप इस सारणी को देख रहे हैं, तो सारणी को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास मीठा जल कितना उपलब्ध है। अब देखिए, इसके लिए निर्भर किया जाता है, कभी इस कमी को उत्पाद का 90% से अधिक भूजल के रूप में है, जबकि सिर्फ 1% झील और तालाबों में है। अगर हम बात करें तो 90% जिसमें कि पानी जो है वो ज़मीन के अंदर में ही है, लेकिन जो 1% वो झील या तालाब में रखा गया है। तो मीठे जल का हम जानते हैं और घरेलू उद्योग, तो हमें पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचा के चलना चाहिए क्योंकि मीठा पानी बहुत ही कम है। अब हम पढ़ेंगे जल चक्र। जल चक्र होता क्या है ये समझते हैं, ठीक है। जल चक्र का पहले डिफिनेशन, जल पर जल की सतह रूप से गति होती रहती है और ये अनेक जटिल परस्पर संबंधित चक्र बनाता है। जल के चक्रण में वायु, सागर, पृथ्वी और समस्त जीव जगत सम्मिलित है। जल का परिसंचरण अत्यधिक गति और वैश्विक स्तर का है, यद्यपि सुविधा के लिए इसे विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अगर हम बात करें जल चक्र, तो जैसा कि ये समुद्र है, ठीक है, इस समुद्र से जो भी पानी होता है, जमीन से जो पानी है, वो भूजल का बहाव जो होता है उसे क्या होता है, रिसाव होता है। और रिसाव होकर जब सूर्य की रोशनी, ठीक है, जब सूर्य की रोशनी इस तालाब में पड़ती है तो यही पानी वाष्प बनता है, ठीक है, भाप बन के बादल का निर्माण करता है। और जब यही बादल ठंडे के दिन में ठंड होते हैं तो ये वर्षा के रूप में वापस धरती पे आ जाते हैं, जिसे हम जल चक्र कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये अपने लैंग्वेज में आप लिखिए, ये क्वेश्चन आपको बीए के लिए जो फर्स्ट ईयर में उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भूलिएगा मत, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन भी है ना। कि समुद्र जब सूर्य की रोशनी जब सूर्य की तेज रोशनी जल पे पड़ती है समुद्र पे, और वो वाष्प बन के ऊपर जाती है और बादल का निर्माण करती है संघन का, जो उसके बाद जब नमी आ जाती है तो वो भूमि पर फिर से वापस बारिश के तौर पे आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं वर्षण, ठीक है, कि वर्षण किसे कहते हैं, जो सभी प्रकार सम्मिलित है, जिसमें वायुमंडल आर्द्रता पृथ्वी की गिरती है, जिसमें वर्षा, हिम, ओला, हिम, जैसे देखते हैं कि हम बहुत ठंडा हो रहा है या जो भी गिरने लगता है कि ओला, तो वो हो जाते हैं वर्षण, ठीक है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि जल वायुमंडल से संघन, निक्षेपण और वर्षा के द्वारा भूमि और सागर से वाष्प आ जाती है, जिसे संघन कहते हैं, मतलब बादल को ही संघन कहते हैं, क्लाउड को ही, ठीक है, जिसे परिचित किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक एक पार्ट वाइज पार्ट बांटा गया है कि आप कैसे पानी को जल चक्र कर सकते हैं, ठीक है। वायुमंडल में जल को नन्ही बूंदे और हिमकणों से जो संघन और निक्षेपण से बनते हैं उन्हें बादल बनाते हैं, और पृथ्वी पर जल की मुख्य मात्रा वर्षा से प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद है कि वहित जल। वहित जल क्या होता है, जब कुछ वर्षा, ठीक है, कुछ वर्षा को मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और अतिरिक्त जल भूमि की सतह पर प्रवाहित क्षेत्र में प्राकृतिक बाढ़ से होकर ढाल से होकर बहता है। या वाहित जल झीलों और नदियों के लिए जल को मुख्य स्रोत है, जो अतः सागर में चला जाता है। बहता जल मृदा अपरदन और अंत चट्टानों के क्षरण के क्रम की और तरह कार्य करती है या बरसाती है। वो मौसमी में अत्यधिक वहित जल देश के अनेक भागों में बाढ़ लाता है। अगर वहित जल का बात करें तो जब बहुत ज़्यादा तेज वर्षा होता है तो क्या होता है कि ढलान की वजह से पानी जो होती है वो बहना स्टार्ट हो जाता है, जिससे बाढ़ आना स्टार्ट होता है। ऊर्ध्वापातन, ठीक है, ऊर्ध्वापातन जो होता है वो ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठोस जल सीधे वाष्प या प्रस्ताव के स्थल पर जाए बिना परिवर्तित हो जाता है। मतलब ऐसा ही एक प्रक्रिया होती है जिसमें ठोस जल जो होता है वो बिना वाष्प किए ही पानी में परिवर्तित हो जाता है और तापमान में हिमकरण में काफ़ी नीचे गिर जाता है। जब हम लोग देखते हैं कि तापमान में चेंजिंग, कि गर्मी के दिन में पानी जो होता है वो बहुत नीचे चला गया, या देखते हैं ठंडा के दिन में पानी नॉर्मल होता है, वर्षा के दिन में हमारे घर में कुएँ तालाब भरना स्टार्ट हो जाता है। अब है वाष्पन, विपोरेशंस, ठीक है। वाष्पन क्या, जो कि पानी जो समुद्र के है वो वाष्प के रूप में वायुमंडल में जलव्यास में सबसे बड़ा स्तर बनाते हैं, और उसी को हम बोलते हैं वाष्पन। और वाष्पतोषजन, जो कि इसका अर्थ होता है पादप और पत्तियों से वाष्प के रूप में जल को हानि। मतलब जैसे कि सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो पेड़ पौधे में क्या होता है, वाष्पतोषजन होता है, पानी जो होती है वो सूख जाती है, जिस वजह से पेड़ पौधे क्या होते हैं, बढ़ना स्टार्ट होते हैं। इसलिए हमें पेड़ पौधे को भी पानी देते रहना चाहिए, जिसे वाष्पतोषण कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जल चक्र में पहला पढ़े हैं वर्षण, ठीक है, दूसरा पॉइंट है वहित जल, तीसरा है ऊर्ध्वापातन, चौथा है, पांचवा है हमारा वाष्पन, एंड छठा है हमारा यहाँ पे
वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जल के प्रकार और रूप, ठीक है, कि जल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हम जानते हैं 2 प्रकार के जल, एक होता है मीठा जल, एक होता है खारा जल और एक होता है समुद्री जल। यहाँ हम 3 जल के बारे में पढ़ेंगे। तो मीठा जल जो हम पीते हैं, जल जो कि एक सर्वविलायक है या अनिवार्य रूप से अनेक विलेय लवण होते हैं, या मीठे जल में लवण की कुल मात्रा 1.5% की कमी होती है और विभिन्न प्रकार के विलेय या चट्टानी या क्षारीय मृदा अपरदन के कार्बनिक तत्वों के अपक्षय में नियुक्त निम्नमुक्त होते हैं और जल में घुल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि मीठा जल जो हम पीते हैं जिसमें कि 1.5% की कमी होती है और इसमें ज़्यादा नमक नहीं होता, इसलिए हम इस पानी को पी सकते हैं। खारा जल जैसे कि समुद्र के जल जिसमें ना लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा घुली होती है, जो 0.5 से 3.5 तक प्रतिशत होती है, और ये मध्यवर्ती लवणता से होते हैं, जिसका निकाय ताजे समुद्री या जली में विभिन्न से होते हैं, ठीक है। और इसे नदी मुक्त या मिश्रित होने पर खारा जल बनता है। ये उतना भी खारा नहीं होता लेकिन खारा होता है। और समुद्री जल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खारा होता है, उस पानी को हम कभी नहीं पी सकते। ये खारा जल जो हो गया वो मीडियम में है, ठीक है, उसे हम पी भी सकते हैं खौलाने को। लेकिन समुद्री जल जो होता है वो अत्यधिक लवणीयता से भरा होता है, नमक से भरा होता है, जो 35 भाग जो होता है 1000 भाग जल है और उसमें 3.5% लिखा जाता है। तो इस वजह से समुद्री जल को हम नहीं पी सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सतह और भूजल का अत्यधिक दोहन, ठीक है। सतह और भूजल जो जमीन के नीचे का जल है उसको कैसे हम लोग अत्यधिक दोहन करते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं कुआं का खोदना, ठीक है, और चापाकल का गरवाना, जिससे हम जानते हैं, ठीक है, कि उसमें क्या हो रहा है, भूजल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। तो अन्य फसलों की तुलना चावल उत्पादन जल के संदर्भ में कम प्रवाही है। 1 kg चावल के उत्पादन के लिए हमें लगभग 5000 लीटर जल की वर्षा आवश्यकता होती है, और गेहूं के लिए 4000 मीटर की जल का उपयोग करते हैं, जबकि चावल लगभग 7650 मिलीमीटर का उपयोग करता है। जल जो वर्षण के रूप में गिरता है या भूमि से नीचे चट्टानों में चला जाता है या भूजल के रूप में एकत्रित हो जाता है, या पत्थर की वह परत जिसमें होकर यह नीचे अतः स्वावित होता है, जल भर कहलाती है। अब हम बात करते हैं जो पृथ्वी, जब वर्षा होती है तो हम देखते हैं जो गड्ढे होते हैं या खाली जगह होते हैं वहाँ पे पानी भर जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल भर कहते हैं। जैसे कुएं खोद कर उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे भूजल मृदीय ये 2 परतों में पाया जाता है। यह बात है जैसे कि हमने अभी बताया कि चापाकल ये सबको गड़ना जो भूजल को करती है, जिससे कि क्या होता है कि भूजल स्तर चट्टान पत्थर और संतृप्त जल को संतृप्त क्षेत्रों में के बीच में सीमा होता है, जो भूजल को मात्रा में वृद्धि अर्थात कमी को बढ़ाने और कम होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा भूजल की क्षमता। भूजल की क्षमता यानी कि भूजल पेयजल का एक मुख्य स्रोत होता है। भूमि का जो पानी होता है ना वो हमारा पीने के लिए एक मुख्य विशेषता होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम दूर दराज तक जाते हैं तो हमें एक चापाकल जरूर मिलता है, तो वो जमीन के थ्रू जो पानी होते हैं, वर्षा जहाँ पे वर्षा ज़्यादा क्षेत्र होता है तो उस जमीन को अगर हम लोग खोदते हैं जहाँ नमी होती है वहाँ से पानी आसानी से निकल जाती है, जो हम पी सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं भूजल की भूजल, ठीक है। अब है जल स्रोतों का निम्नीकरण। अब हम पढ़ेंगे कि जल स्रोतों का निम्नीकरण कैसे होता है। तो जल स्रोतों का निम्नीकरण उनका संदूषण, जिससे वे मानव उपभोग के लिए जल के रूप में अनुपयुक्त हो जाए। आज की एक गंभीर समस्या है कि हमारे अधिकांश निकाय जैसे नदियाँ, झील, महासागर, नदमुख और भूजल निकाय संघन कृषि, औद्योगिकरण और वनोरोपण के कारण गंभीर प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। नदियों और झील में मृदा अपरदन के कारण सिल्ट गाद का जमा होना उनकी क्षमता को नियंत्रण कम करता जाता है, जिससे वर्ष दर वर्ष भयंकर बाढ़ आती है। आज हम सुरक्षित पेयजल की कमी की स्थिति का सामना औसत से अधिक वर्षा के क्षेत्रों में करते हैं, जिससे वाहित जल यहाँ निकाल जाता है। जैसे कि अगर हम जल स्रोत का निम्नीकरण बोले तो देखते हैं कि बहुत सारे पानी को क्या किया जाता है, जमा किया जाता है, या फिर नदियों से झील की ओर मृदा का प्रदान किया जाता है, ठीक है। बहुत सारा पाइप लगा के नदी झील का पानी को निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जल का निम्नीकरण होता है, ठीक है। बाढ़ और सूखा, तो बाढ़ कैसे आता है, हम जानते हैं कि बाढ़ तभी आती है जब अत्यधिक वर्षा आती है और उस क्षेत्र में पानी जो होते हैं वो नहीं इकट्ठा कर पाते, तो बाढ़ आना स्टार्ट होता है। और सूखा जब गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तापमान बढ़ता है तो वो सूखा में होता है। तो ये पढ़ते हैं कि बाढ़ और ये क्या होता है। तो बाढ़ सभी प्राकृतिक आपदाओं में से सबसे सामान्य है। बाढ़ नियमित रूप से 20,000 से अधिक जान लेती है। बाढ़ जब आती है तो 20,000 से भी अधिक लोगों की जान ले लेती है, और ये 7.5 करोड़ लोगों को विश्व भर में व्यापक रूप से प्रवाहित करता है। अकेले बांग्लादेश में बाढ़ के कारण होने वाली जीवन की हानि लगभग 2/3 होती है, और इस बाढ़ में विश्व भर में 20% से भी ज़्यादा मौतें होती हैं। तो हम जानते हैं कि बाढ़ से, तो बाढ़ जल का वह विसर्जन है जो नदी की नहर या क्षमता से अधिक होता है। जैसे कि अगर नदी में पानी भर जाता है तो उससे ऊपर जब पार करने लगता है तब बाढ़ आना स्टार्ट होता है। बाढ़ के प्रतिलुक अगर हम प्रभाव या को कम करना है या निम्न, तो इसका निम्न द्वारा हम लोग कर सकते हैं। पहला,
उपयुक्त स्थान पर बांध और जलाशय का निर्माण करना चाहिए। नदियों और नहरों पर तटबंध को मजबूत करना चाहिए। नदी, नहर और जलाशयों की धारणा जो होती है, उसकी क्षमता पे हमें रूप में गाद कर निकाल और उन्हें गहरा करके बेहतर बनाना चाहिए। फिर नदी अथवा जल भाग से अन्य नहरों को जलमार्ग में बाढ़ के जल अपवर्तन विवर्तन करना चाहिए और बाढ़ मैदान प्रबंधन तकनीकों को अपनाना चाहिए। तालाब, जलाशय, टंकियों को बनाना और जल मार्ग का अवरोध करना चाहिए, यानी रोकना चाहिए। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण समय पूर्वक बाढ़ आने में पूर्वानुमान अथवा भविष्यवाणी करना आसान हो गया है। अगर हम बात करते हैं तो अभी जैसे हम लोग साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट वो पहले ही अनुमान लगा लेते हैं, पहले ही बात करके पता कर लेते हैं कि अब बारिश आएगी तो बाढ़ आएगी कि क्या आएगी, या चक्रवात आ रहा है, तो ये पहले ही होता है। तो इससे हमारे लिए और ईजी पड़ चुका है, जिसमें हम कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि बाढ़ को हम कैसे रोकें, बाढ़ से ताकि किसी भी लोग की जान ना जाए। ठीक है, बाढ़ की भांति है सूखा। अगर हम बाढ़ की भांति बात करते हैं सूखा, तो यह स्वाभाविक रूप से दीर्घकृत और एवं अवधि से शुष्क मौसम के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, ये टेम्परेचर पे है, जब कम वर्षा होती है, जहाँ बारिश की सामान्य रूप से उम्मीद की जाती है, और सूखा या शुष्क जैसे राजस्थान, वहाँ सूखा पड़ जाता है, तो सूखा से भी बहुत लोगों की जान जाती है। सूखा अक्सर सालों तक रहता है। सूखा एक विश्वसनीय आपदा है, क्योंकि ये धीरे-धीरे विकसित होती है और दीर्घकाल तक बना देती है। सूखा किसी विशेष वितरण अथवा स्थलकृत स्थान पर सीमित नहीं हो जाता है। इनके लिए प्रभाव अक्सर बड़े क्षेत्र में होते हैं, ठीक है? जिसमें सूखा से बहुत सारे जान जाते हैं। सूखा भी अगर हम बात करते हैं, जलवायु में सूखे का प्रमुख कारण होती है, लेकिन स्थिति अक्सर अमाजन द्वारा जल संसाधन का उपयोग करने के तरीके में खराब कर देती है। जैसे ईंधन की लकड़ी, पेड़ काटना, हम देखते हैं कि वो मतलब पॉल्यूशन फैलाना, इसकी वजह से भी बाढ़ सूखा पड़ता है। जैसे कि पेड़ पौधा काट देना, विकासित नहीं हो रहा है, पानी नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, सूखा पड़ना स्टार्ट होता है। इसको अगर निम्नलिखित किया जाता है, जैसे आर्थिक, फसल, डेयरी, मवेशी, मछली उत्पादन की हानि, इसमें क्या होता है, पर्यावरण और पादप जीव जंतु की भी क्षति होती है, भोजन की कमी हो जाती है, स्वास्थ्य की क्षति होती है, उपयोगिता के बीच वाद विवाद होना स्टार्ट हो जाता है पानी को लेके। तो इस तरह से सूखा में होता है। अब जल संचय के उपाय, अगर हमको जल को संचय करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो सूखे से और उसके कारण होने वाली जल की कमी से लड़ने का एक प्रभावी उपाय वर्षा जल संचयन के तरीके को अपनाना। जैसे कि अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें, तो वहाँ छतों में क्या करते हैं कि दीवार बना के, टंकी बना के, और उस घरों में वहाँ पे नल लगाते हैं, ठीक, मतलब पानी को छत पे इकट्ठा करते हैं, तो इसी छत से वाहित जल को एकत्रित कर सकते हैं। कैचमेंट या जल ग्रहण क्षेत्र, वाहित जल को एकत्रित करना होता है। तालाब और जलाशयों में स्थानीय या सरिता बाढ़ को मौसम में एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है। जल भर प्रबंध के द्वारा हम लोग जल संरक्षण करना चाहिए, पेयजल प्रदान करना चाहिए, सिंचाई के लिए जल प्रदान करना चाहिए, भूजल भू पूर्ण भरण के लिए वृद्धि करना चाहिए, पानी, बाढ़ का जो पानी होता है उसको विसर्जन करना चाहिए, और शहरी बाढ़ को प्रवाहित मल करना चाहिए। तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल के आने को कम करना चाहिए। अब स्थानीय स्तर पर अनेक जल प्रबंध कार्यनीति आजकल उपयोग में लाई जा रही है, जो कभी कभी जल प्रबंध के लिए व्यापक स्तर पर केंद्रीकृत पूंजी, गहन और तरीकों से प्रदान करने वाले बेहतर विकल्प देती है। अगर हम बात करें तो आजकल बहुत सारे ऐसे टेक्निक आ गए हैं जिससे हम पानी को ना बचा सकते हैं, पानी को हम लोग रोक रहे हैं, क्योंकि पानी जो हमारा वो पारंपरिक प्रणालियों से उपयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जोहरों तालाब का सतह जल के निकाय को कुंडों, भूमिगत टंकियों को चलने देश के अनेक भागों में है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में जल संरक्षण के लिए बांस से ट्रप से सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन की जाती है, ठीक है। और ठंडे में रेगिस्तान में, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर कोई गांव है तो वहाँ पे बांस में ही पानी को डाल के किया जाता है, और एक ड्रिप सिचुएशन होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। अब कुल जल की नहर है जो अवक्षेपित पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। ये नहरें हिमालय प्रदेश और जम्मू की स्पीति घाटी में हिमनद से गाँव में जल लेकर जाती है। अगर कुल बात करें तो कुल नहर होता है जो अवक्षेपी पहाड़ी जो होता है, पहाड़ी इलाकों से वो जल को लेके जाते हैं, और ये जहाँ भू भाग दलदली होता है, जहाँ भूभाग जो होता है वो दलदली होता है, और ये 10 किलोमीटर लंबी होती है, जो सदियों तक अस्तित्व में होते हैं। और कुल का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका हिमनद होता है, जिसका सिरा होता है, जिसका तैयार किया जाता है, और इस भाग में कचरे को मुक्त रखना आवश्यक होता है, ठीक है। शहर और गांव में वर्षा जल संचयन के लिए अनेक तरीके व्यक्तिगत समुदाय द्वारा अपनाए जाते हैं। जैसे एक ऐसी योजना जो राष्ट्रीय भवन में भी संचालित है, जैसे कि हम पार्क देखते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय भवन में 1 लाख लीटर क्षमता की भूमिगत टंकी का निर्माण निम्न स्तर पर उपयोग में लाया जाता है, जिससे जल को भंडारित किया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति भवन को घेरे हुए छतों को, उत्तरी भागों को भी खंडों में वर्षा जल को वहाँ लाया जाता है। तो इस तरह से देखिए, यह है वर्षा जल का यहाँ पे संग्रह किया गया, एक टंकी भी यहाँ बनाया गया, जहाँ 1 लाख लीटर वर्षा जल को भंडार में टंकी में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। हम अपने घर में भी टंकी बना के, या फिर और कुआं में या छत के ऊपर अथी बना के भी जल को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, मतलब
संघन कर सकते हैं। फिर है हैदराबाद महानगर जलपूर्ति को सीवरलैंड बोर्ड ने हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों शहर में आसपास में क्षेत्रों को जल संचयन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना आमजनों के भूजल और सुधारने की सक्रिय भागीदारी जरिए बनाई है। अगर हैदराबाद की बात करें तो वहाँ भी आपको पानी को बहुत अच्छे से प्रबंध किया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंध। ठीक है, तो जल संसाधन, ठीक है, और उसका संरक्षण और प्रबंध हम कैसे कर सकें। तो जल नियंत्रण एक कमी वाला उत्पाद होता है, ठीक है, किया जाता है, जो कि हमारे लिए होते रहता है। इसकी कमी हम इसकी कमी से हम सभी के लिए खतरा है, जो हमारी आजीविका और कभी कभी हमारे जीवन के लिए भी खतरा का कारण बन जाती है। तो जल को हम लोग जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे जल का जो होती है मात्रा भी डिमांड बढ़ने लगा है। अगले अगर हम 25 वर्षों से विश्व की तिहाई जनसंख्या जल को गंभीर कमी को झेलेंगे। अगर हम बात करें तो 25 वर्षों के बाद एक तिहाई जनसंख्या जो वो जल का कमी को बहुत खराब तरीके से झेलेगा, क्योंकि 90% जल जो थल और जल के अनुपचारित वापस लौट जाता है जब तक कि जल संसाधन का उचित प्रबंध नहीं होगा। अगर हम बात करें तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे जल आर्थिक विकास संगन होता है। जल संसाधन के कारण पूर्ण उत्पादन, नियंत्रण, आवंटन और उपयोग के लिए दीर्घकालीन और नीतिगत निर्णय के लिए जाना चाहिए। भविष्य में सुरक्षित पेयजल और सफाई के लिए औद्योगिक और कृषि कार्यों के बीच जल को लिए विरोधी मांग बढ़ेगी। हम जैसा जैसा कि अगर जल के लिए अगर लड़ाई होता है या जल का अगर बहुत ज़्यादा डिमांड हो तो वो कैसे होता है, जल संसाधन का हम संरक्षण कैसे करें, बचाए कैसे, क्योंकि जैसे जैसे हम जान रहे हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा, वैसे वैसे जल की कमी हमारे लिए वो होती ही जाएगी। तो सभी प्रकार के उपयोग के लिए उचित गुणवत्ता का जल का उपलब्ध हो, इस बहुमूल्य संसाधन का दुरुपयोग अर्थात बर्बादी ना होना चाहिए। जल का बहुमूल्य है, एक हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, तो उसका हमें बर्बादी नहीं करना चाहिए। जल प्रबंध में भूजल के भंडार को पूर्ण भरण और अधिकता करना चाहिए। जब भी वर्षा हो तो उसे पानी को हमें बचा के रखना चाहिए। भूजल का पुनर्निर्माण जल प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। जो पर्वत पहाड़ी पर जल भर वनस्पति से ढके रहते हैं और जल भर की घास फूल से ढकी मृदा वाष्प वर्षा जल के अतःभरण का संभव बनाती है, जो फिर जल भर में चला जाता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रयुक्त जल अथवा घरेलू नदी को गड्ढों, खंदा अथवा किसी गो पोखर में से भरा जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कृषि करते हैं तो कृषि करने के बाद खेती जो होता है वहाँ पे हम गड्ढा करके पानी को जमा कर सकते हैं। ठीक है, घरेलू में नगर पालिका ये सब में उचित उपचार द्वारा हम अपने औद्योगिक कृषि कार्य के लिए उपयुक्त आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। पानी का जितना हमें ज़रूरत है उतना ही उसका यूज़ करें, तो इस तरह से हम पानी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं समुद्री जल का विलयीकरण, तो जो सौर ऊर्जा के प्रयोग द्वारा समुद्र जल अवशासित किए जाते हैं, ठीक है, वो सूख जाते हैं, अतः अच्छी गुणवत्ता का मीठा पानी प्राप्त हो सकता है। अगर हम बात करें तो उससे नमक अगर सूख जाता है तो हम अच्छी गुणवत्ता वाले पानी को भी कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में चूरू के में उपयोग की जा रही है, जैसे राजस्थान में चूरू में उपयोग की जाती है। अब अपशिष्ट जल, अब जो अपशिष्ट जल होते हैं घरेलू नगर और नगर पालिका अपशिष्ट जल कार्बनिक पोषक के समृद्ध होता है। इसके प्रकार जल को रोग पैदा करने के रोगाणु और विषैले तत्वों को मुक्त कर दिया जाता है। इससे उपयुक्त खेत बगीचे और वनस्पति में सिंचाई के लिए किया जा सकता है। जो हमारा खराब पानी तो उसे हम और रोगाणु युक्त या फिर हम सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पानी को और संघन कर सकते हैं। तो हमारा बोध प्रश्न 1 है, रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को खुद कीजिए कि डैश मानव जीवन में के निर्वाह के लिए सबसे प्रमुख पदार्थ में से क्या है। तो जल है, पर जल की गति सतत होती है। किस पे जल की गति सतत होती है, और जल जो कि एक है जिसमें अनिवार्य रूप से अनेक घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं घुलनशील और क्या है एक, ठीक है। कृषि जल का सबसे बड़ा क्या है, और जल का वह विसर्जन है जो कि डैश की नहर क्षमता से अधिक होता है। और कृष्णा का निर्णय 1973 में हुआ था, तो क्या कृष्णा क्या है वो बताइए, और जल के पानी, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। हाँ, मैं थोड़ा स्पीड जा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम हमारी सामने आने वाली है, तो आई होप कि ये नॉलेज आपका काम आएंगे। थैंक यू।